नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए एक खास शो ब्लैक मनी पर कड़ी पेनल्टी। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे सरकार ने संसद में टैक्स की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया अमेंडमेंट पेश कर दिया है। जी हां, अब टैक्स चोरों पर सरकार नया शिकंजा कसने जा रही है। यानी अगर किसी के पास अघोषित आय है तो जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस अघोषित आय पर सरकार वसूलेगी भारी पेनल्टी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन पेश कर दिए हैं। खास बात यह है कि आप इस शो में जो हम नंबर्स आपको दिखा रहे हैं या जो व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने सवाल, हमारे साथ देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं शो में, उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और फेसबुक पर भी यह शो लाइव है। फेसबुक पर जो जी बिजनेस का पेज है उस पर लाइव है और आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हम इन अब टैक्स एक्सपर्ट से बात करें, आपके सवालों का जवाब लें। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि आज हुआ क्या है और उसके बाद तुरंत लौट के आते हैं। ब्लैक मनी वालों की खैर नहीं। अघोषित आय वालों पर शिकंजा। चुकानी पड़ेगी भारी पेनल्टी। अगर आपने नोटबंदी यानी 8 नवंबर के बाद बैंक खातों में अघोषित आय जमा की है तो आप पर शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार ने ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सरकार काला धन वालों को घेरने के 2 तरीके अपनाने जा रही है। 8 नवंबर के बाद ब्लैक मनी जमा करने पर सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम लॉन्च की है। यानी इसके तहत अगर आप ब्लैक मनी घोषित करते हैं तो आपको 50% टैक्स और पेनल्टी के तौर पर चुकाना होगा, जबकि बाकी 25% रकम 4 साल के लिए जब्त हो जाएगी। वही बची हुई 25% रकम आपको व्हाइट के तौर पर मिल जाएगी। यह फायदा आपको 31 दिसंबर के पहले तक जानकारी देने पर मिलेगा। अगर 31 दिसंबर तक आप अपनी इनकम घोषित नहीं करते और पकड़े जाते हैं तो अपनी आय का 60% टैक्स और 15% सरचार्ज और 10% पेनल्टी के तौर पर चुकाना होगा। यानी आपको अपनी अघोषित आय का करीब 85% टैक्स देना होगा। यानी अगर आप अपनी इच्छा से काला धन घोषित करते हैं तो आपके पास 25% पैसा आएगा और 4 साल बाद बाकी बचा 25%। लेकिन पकड़े जाने पर आपके हाथ में केवल 15% रकम ही रह जाएगी। सरकार इस रकम का गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी इस पैसे का इस्तेमाल सिंचाई, टॉयलेट बनाने, हाउसिंग और शिक्षा के लिए होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमने आपको बताया कि सरकार ने आज लोकसभा में क्या संशोधन पेश किया और मेरे साथ एक कॉलर जुड़ भी चुके हैं कोलकाता से, अभिजीत पाल। वैसे हम आपको बताते हैं हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ शरद कोहली साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, सुनील गर्ग साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, और मेरे साथ किशन मल्होत्रा साहब भी हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन इन सब से हम बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अभिजीत पाल। पाल साहब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख रुपया है तो अगर हम करंट अकाउंट, मेरा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने होता है उसमें अगर 10 लाख रुपया जमा करते हैं तो क्या उसमें कोई पेनाल्टी या चार्जेस देना पड़ेगा? कोहली साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी हाँ बिल्कुल। 8 नवंबर को 11:59 पे जो आपके बुक्स में कैश इन हैंड था उसको आप आराम से जमा कर सकते हैं। 12.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बैलेंस 11:59 पे रात को 8 बजे रिफ्लेक्ट कर रहा था तो आप इसको बड़े आराम से जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका जवाब जरूर मिल गया होगा। अभिजीत जी, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और इन सब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपके पास आऊंगा सुनील गर्ग साहब, आज सरकार ने, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि सरकार 2 विकल्प ला सकती है। सरकार ने आज लोकसभा में आईटी एक्ट में संशोधन पेश कर दिया है और खुद से बताने वालों को 50% प्लस जो आधी रकम बची है 50% तो सरकार ले लेगी, आधी रकम में 25% सरकार रख लेगी, 4 साल लॉक इन और 25% वाइट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा क्लॉज है उसके बारे में समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर जो अनडिस्क्लोज इनकम अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है तो क्या होगा? देखिए, जो आज अमेंडमेंट आई है 115 BB में एक अमेंडमेंट आई है और
271 AAC नया सेक्शन जोड़ दिया सरकार ने। 115 BB में ये कहा गया है कि अगर आप खुद डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो आपने कैश डिपॉजिट करवाया वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और आप बाद में IRT उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको 60% टैक्स देना है, उसका 25% सरचार्ज है यानी 75%, और 271 AAC में आपको 10% पेनल्टी यानी 85% सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये नया प्रोविजन ऐड कर दिया है। 115 BB में दो परिवर्तन लाई है सरकार। एक तो अभी जो अगर आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं 8 नवंबर के बाद में आपने जो कोई कैश जमा करवाया है बैंक डिपॉजिट के लिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में वो पैसा चला जाएगा। आप सीधा 50% टैक्स दे दीजिए, बाकी 50% में सरकार 25% अपने पास रखेगी और 25% यानी मल्होत्रा साहब ये माने कि एक नई विंडो सरकार ने दे दी है लोगों के लिए। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी विंडो दी है। इसके अंदर जो लोगों को डाउट्स थे, इंटरप्रिटेशन था, जो सबसे पहला इशू था कि क्या 200% की पेनल्टी लगेगी, क्या 90% जाएगा, एटलीस्ट अब एक सर्टनिटी आई है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि डिक्लेरेशन है। 2 ऑप्शंस दिए हैं, लोग डिक्लेरेशन में जाएं, उसमें बड़ा उन्होंने क्लियरली जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि आपको 50% ओवरऑल देना पड़ेगा टैक्स रेट है 30%, पेनल्टी है उसके ऊपर जो है वो जो 10% है, और प्लस आपको एडिशनल उसके ऊपर जो सरचार्ज है जो कि गरीबों के लिए और पुअर लोगों के लिए लगेगा, उस फंड्स के जो सेपरेट गवर्नमेंट जो क्रिएट करेगी, तो ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 50 आएगी। 25 के लिए आप 0% पे आप 4 साल के लिए आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ब्लॉक रहेगा, बाकी का 25 आपके पास फ्री है। तो एक अच्छी स्कीम है, इसको आप डिक्लेयर करना चाहें। Only thing is कि you will have to pay all the taxes before 31st of March। इस स्कीम को आप अवेल बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को एक बात यहां पर बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर प्लीज आप केवल व्हाट्सएप करिए, अपना मैसेज भेजिए, उस पर कॉल मत करिए। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं और कॉल करने के लिए जो हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545, इस पर कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी फेसबुक का जो पेज है उस पर जाके हम लाइव हैं, उस पर सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर पर भी अपने ट्विटर हैंडल पर सवाल दे सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ कोठारी इंदौर से। ऋषभ कोठारी जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, उसने 4 लाख रुपए बैंक में जमा करे, लेकिन उसका डिक्लोज तो कर ही नहीं सकता क्योंकि बुजुर्ग आदमी है और उसने मतलब पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट है और 2-3-4 लाख रुपए उसने बैंक में भरे हैं, जोड़ रखे थे अपने बुढ़ापे के लिए 70 साल 65 साल का, तो उस पर फिर वो कैसे बताएगा कि मेरे पास ये पैसा आया कहाँ से? गर्ग साहब बताना चाहेंगे इनको? देखिए, हमें ना कुछ थंब रूल्स को सोचना पड़ेगा आज की डेट में। ये सवाल बार बार उठ के आ रहा है कि मैंने इतने पैसे जमा करवाए तो क्या होगा, मैंने इतने पैसे जमा करवाए तो क्या होगा। देखिए गौरव जी, बेसिकली बात ये है कि आप जितने पैसे भी जमा करवाइए, आपके पास उसका एक सोर्स होना चाहिए। आपके पास ये सब सोर्स डिपेंड करेगा आपकी फैमिली स्टेटस के ऊपर, आपकी पास्ट इनकम के ऊपर। देखिए, एक आदमी है जिसका फैमिली स्टेटस अच्छा है, जिसकी रिटर्न्स रेगुलर जा रही हैं, उसके बाद 10 लाख भी कैश हो सकता है। जैसे ओल्ड एज है, बहुत सारे लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसा रखते हैं घर में, कोई बीमारी है इस कारण भी रखते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी के पास इनकम का सोर्स ही नहीं है, अगर उसकी पास्ट इनकम बहुत कम है, वो मजदूर है या कोई छोटा काम करता है, अगर वो कहता है कि मेरे पास 4 लाख रुपए कैश है या 5 लाख रुपए कैश है, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमें ये थंब रूल मानना चाहिए कि आप कितना भी कैश हो, लेकिन उसका सोर्स आपको बताना बड़ा जरूरी है। एक्सप्लेन सोर्स होना चाहिए आपके पास में। आप कुछ कहना चाहेंगे मल्होत्रा साहब इस पे? नहीं, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर अगर 4 लाख है और अगर वो पहले कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या कहीं कुछ काम करते थे, 4 लाख रखकर उन्होंने अगर इसकी कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दें, इतनी बड़ी रकम नहीं है, 2.5 लाख तक तो वैसे भी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। सिंस ये एक्सीड हो रहा है तो हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट इनसे, क्योंकि 2.5 से ऊपर है, इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन अगर वो बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम थी उनकी पहले और इतने सालों की सेविंग्स है, तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपसे शरद कोहली साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बड़ा जनरल इस वक्त सवाल सबके मन में आ रहा है कि 2.5 लाख रुपए की एक लिमिट लोगों को लगती है कि 2.5 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में बेहिचक जमा करा दीजिए, उस पर कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। क्या ऐसा है, या 2.5 लाख रुपए अगर आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उससे ऊपर है तो उसकी स्क्रूटनी होगी या सरकार उस पर सवाल पूछ सकती है? ऐसा है क्या है इसका? पहले तो गौरव मैं एक स्पष्टीकरण इसमें देना चाहूंगा जी कि आज ही सरकार ने यह वक्तव्य दिया है कि 2.5 लाख से कम वाले ये ना सोचें कि 2.5 लाख से कम हमने जमा कराई है तो हम बच गए हैं। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 2.5 लाख तक की इनकम के ऊपर भी, वहां तक भी हम पूछताछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गौरव क्या कर रहे हैं, फैमिली में 4 लोग हैं, 10 लाख घर में पड़े हैं, एक के नाम 2,40,000, एक के नाम 2,35,000, एक के नाम 2,25,000।
ऐसे करके जमा कर रहे हैं। सरकार ने आज ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि हम फैमिली के उन सब लोगों की जोड़ के बहुत सही और बात। 2.5 लाख कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आप 2.5 लाख जमा करा के बच गए हैं। तो 2.5 लाख जो है वो लिमिट फिक्स कही गई गौरव, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, उसको लेके एक बॉल पार्क, एक थ्रेशोल्ड बना दिया गया ठीक है। पर 2.5 लाख कोई ऐसा मापदंड नहीं है, ये हम दर्शकों को स्पष्ट करना चाहेंगे। चलिए, तो ये भी आप लोगों के मन में अगर सवाल हो तो इसको लेकर आप क्लियरिटी अपने मन में लाइए। मेरे साथ एक दर्शक है नागौर से, गंगवीर। गंगवीर जी, पूछिए अपना सवाल। गंगवीर जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ राजस्थान सरकार का। जी। और सर मैं पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। आज मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए हैं। तो मैं, और मेरे पास जो पैसे पड़े हैं कैश में, मैं वो कितने पैसे तक जमा करवा सकता हूँ? कितने पैसे पड़े हैं आपके पास? जी मेरे पास में लगभग 3-1 लाख रुपए हैं। ठीक है, आप बताना चाहेंगे इनका जवाब? कोहली साहब आप। जी हाँ, बिल्कुल। आपके पास देखिए, आपके पास 3 लाख रुपए रखे हैं तो कोई आपने क्राइम नहीं करी है, कोई आपने गुनाह नहीं किया है। सिर्फ ये देखना है, जैसे अभी गर्ग साहब ने भी बताया था, सिर्फ ये देखना है कि आपकी पिछले सालों की जो आय है। हमने गौरव इसमें, क्योंकि ये गृहिणियां भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है जो उन्होंने पूछा है ना, हमने उनके लिए एक चार्ट बनाया। हमने क्या किया कि गृहिणी अपने पति से लेती है, इतने पैसे रोज बचाती है, हर महीने बचाती है, ठीक है। बचा बचा के उसके पास इतने जुड़ गए, कुछ एनिवर्सरी पे, बर्थडे पर आते हैं। यही फॉर्मूला ये लगाए कि आप पिछले सालों में जो कमाते रहे हैं उस रिटर्न के हिसाब से अगर आपके पास इतने पैसे बचते थे, या तो आप सारे फिगर्स दें तो हम आपको निकाल के दिखा देंगे, पर आप अंदाजे से अपने आप हिसाब लगाएं कि इतने पैसे आप इतने साल से कमा रहे हैं, इतने पैसे बचाते थे, ये आपका खर्चा है। तो इतने पैसे बचाना कोई गुनाह नहीं है, बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा गंगवीर साहब। मेरे साथ अभी और भी तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल मल्होत्रा साहब से पूछना चाहता हूं। मल्होत्रा साहब, जो सर्च की बात आ रही, कहा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर जब सर्च करेगा तो उसके बाद कुछ ज्यादा पैसा आप पर टैक्स लगेगा, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें ऐसा था कि जैसे 2 ऑप्शंस दी हैं, एक डिक्लेरेशन की और दूसरा कि अगर आप खुद डिक्लेयर करें, अगर आप कोई अवेल नहीं करता और कल को अगर आपकी सर्च होती है तो उस केस में सर्च की सिचुएशन में अगर सर्च के टाइम आप एडमिट कर जाते हैं और एक सेकंड ऑप्शन है कि आप एडमिट नहीं करते, तो उस केस में उन्होंने कहा है कि 60% होगा टैक्स 30 की जगह, प्लस अगर आपकी सर्च में आप एक्सेप्ट, अगर आपकी जो जब डिक्लेरेशन होती है उस वक्त अगर आप इफ़ यू रेज, अगर डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन रेज करता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पेनल्टी 30% होगी। तो उस सिचुएशन में ओवरऑल टैक्स 90% होगा। अगर आप ड्यूरिंग जब सर्च के टाइम आप एडमिट नहीं करते हैं, जी ये नहीं है मेरा, आप इसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं, उस केस में उन्होंने कहा है कि इसकी जगह 60% टैक्स और 60% होगी जो पेनल्टी, विच मीन्स 100 रुपए के ऊपर आपको 120 रुपए देना पड़ेगा टैक्स। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्च की सिचुएशन नहीं हो, एक इसलिए विंडो दी है लोगों को कि यहाँ आप डिक्लेरेशन में जाएं, नहीं तो सर्च में काफी हैवी टैक्स आपको देना पड़ेगा। मेरे साथ एक दर्शक भोपाल से हैं, प्रवीण। प्रवीण, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे फादर अब रिटायर होने वाले हैं, तो उनका गवर्नमेंट ऑफ सोर्सेज से कुछ मनी आने वाला है 15 लाख रुपए, तो उसमें हमें कुछ इनकम टैक्स वगैरह पे करना होगा? गर्ग साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, आपको जो गवर्नमेंट से पैसा आने वाला है वो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आता है। जैसे मान लो आपको LTA मिला, या कोई आपकी अर्नड लीव्स पड़ी हुई हैं, ग्रेच्युटी का पैसा आता है, PF का पैसा आता है, तो वो ज़्यादातर पैसा टैक्स से एग्जम्प्ट होता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो अगर किसी पे टैक्स लगना भी होगा तो गवर्नमेंट आपको टैक्स काट के ही वो पैसा देगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ एक और टैक्स एक्सपर्ट जाने माने देश के TP ओसवाल साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तो आप अपना सवाल लगातार हमसे पूछते रहिए, हम आपके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस बीच हम आपको नंबर भी दिखा दें एक बार फिर से व्हाट्सएप का, जिस पर आप केवल प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल ना करें। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें। जी बिजनेस ऑनलाइन, जिस पर हम इस वक्त फेसबुक पर लाइव है, उस पर आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और ट्विटर पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक दर्शक हैं फरीदाबाद से, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं नरेंद्र तेवतिया बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अगर 8 नवंबर से पहले 1 अप्रैल से और 8 नवंबर के बीच में मैंने अपने अकाउंट में अगर कोई लेन देन किया है तो वो कोई ब्लैक इनकम तो नहीं मानी जाएगी? लेन देन मेरा कुछ अगर ज्यादा हुआ तो उसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? मैं TP ओसवाल साहब से इसका जवाब देना चाहूंगा। TP ओसवाल साहब, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? 8 नवंबर के बाद में यदि आपने कुछ पैसा जमा किया हो
तो सवाल उसी का है। लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन को आप चेक से भी कर सकते हो। लेन देन आपने बैंक में पैसा जमा किया और किसी को दिया है तो चेक से ही दिया है, ट्रांसफर किया, उसका क्या लेना देना। लेकिन बैंक में यदि आपने पैसा जमा किया है और उसका सोर्स आपके पास एक्सप्लेनेबल नहीं है तो ही उस पर ये टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये अनएक्सप्लेन होगा तो ही लग सकता है। ठीक है, एक दर्शक व्हाट्सएप से उन्होंने पौंडीचेरी से अपना सवाल हमें भेजा है, प्रभात नाम है उनका। वो कह रहे हैं कि नई डिस्क्लोजर स्कीम में क्या मुझे अपनी प्रॉपर्टी भी बतानी होगी और टैक्स प्रोविजंस क्या है? शरद कोहली जी जवाब देना चाहेंगे इनका। देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर अभी जो मुहिम चल रही है वो कैश के ऊपर चल रही है, जो अनडिस्क्लोज्ड कैश लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं। अभी ये डिस्क्लोजर स्कीम कोई प्रॉपर्टी के तरफ इशारा नहीं कर रही है, सिर्फ कैश की अभी आप चिंता करिए। अगर कैश है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऐसी डिस्क्लोजर नहीं आई है और आगे आ सकती है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और बेनामी संपत्ति पर संकेत दे रहे हैं पीएम मोदी, तो उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास कैसी संपत्ति है, लेकिन ठीक है, आप अपनी अलर्ट रहना जरूरी है, इसलिए अलर्ट रहिए और आप अपने सारी चीजों का हिसाब जरूर लगाते रहिए। हमारे साथ तमाम टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल मैं उस 25% डिपॉजिट पर सुनील गर्ग साहब से लेना चाहूंगा। सुनील गर्ग साहब, जो 25% डिपॉजिट होगा पहले विकल्प में, जिसमें आप वॉलंटरी डिस्क्लोज करेंगे अपने इनकम, वो 25% के बारे में बताइए, कहाँ होगा, क्या है साहब? देखिए गौरव जी, हम पहले भी कह रहे थे सरकार से कि जिस हिसाब से 8 नवंबर के बाद में पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोगों ने दाएं बाएं करना शुरू किया, ज्वेलरी के पास जाना शुरू किया, जनधन में पैसा जमा शुरू किया, तो हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि आप एक थोड़ा विंडो दीजिए। तो विंडो देने से क्या होगा, लोगों को एक विंडो मिल जाएगा। पर आज जो प्रोविजंस आए हैं उसे देख के लगता है कि सरकार ने विंडो तो दी है पर शटर बंद रखा है, उसका दरवाजा बंद रखा है। आप ये देखिए गौरव जी, अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए आज मान लो डिक्लेयर करता है तो 50 लाख तो आपने टैक्स दे लिया और 25 लाख रुपए आपने अपने पास रख लिया, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 25 रुपए बचा। जो हमारा आज वो होना चाहिए अनुभव जो हमारा कहता है पिछले 1 साल का, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का साइकिल कम हो रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, यानी 75 लाख रुपए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा और 25 लाख रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इस प्रोविजन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं सरकार इस बारे में सोचती है कि नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट अभी टेबल पर है, अभी पास नहीं हुआ है। देखते हैं क्या कुछ उसमें संशोधन और सरकार की तरफ से आते हैं या विपक्ष की तरफ से आते हैं। लेकिन एक दर्शक फरीदाबाद से दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ऐसे कि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे कि मैं वैसे इनकम टैक्स पे ही हूँ, रेगुलर पे कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 1-1.5 लाख था, वो तो मैंने अपने बैंक में जमा करा दिया, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने मेरे फादर सर्विस क्लास है, तो हमें शुरू से बचत करने की आदत थी। तो आज से 30 साल पहले मैं छोटी छोटी 2-2, 3-3 हजार की एफडी करवाता रहता था। ठीक है। तो 4-5 बैंकों में मेरी एफडी चल रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो आपका 20% हम टीडीएस काट करेंगे। तो वो चलते चलते मेरे पास इस टाइम आफ्टर 35 ईयर्स वो मैंने शो नहीं किया। वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे से गलती हो चुकी है। जो वैसे तो मैंने इसको मैंने शो नहीं कर सका, छोटा अमाउंट था और बनते बनते वो 7-8 लाख बन गया है। ठीक है। तो अब मेरे ऊपर हाउ टू, उसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे एडवाइस चाहिए आपकी। शरद कोहली जी, इनको एडवाइस करना चाहेंगे आप? जी, अब आपकी एफडी इतने सालों से इकट्ठी होते होते और कुछ अमाउंट बन गई है तो कोई चिंता की बात नहीं। अब जो हो गया, देखिए वो तो हो गया। आप पिछले सालों की जाके मैं मानता हूं गलती तो होगी मेरे से। हाँ, जो हो गई उसको आप छोड़िए। अब इस आने वाले साल में आप इसको, जब आप इस साल के रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आप ये जो विंडो सरकार ने खोली है इस विंडो में ले लीजिए। हालांकि वो विंडो, मेरे जो साथी सलाहकार हैं वो भी इस बात से मानते हैं, विंडो हालांकि कैश के लिए है। तो सुनील जी और कृष्ण जी से मैं ये उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि क्या जो एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, जो कि बैंक में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो इस विंडो के हम ले सकते हैं कि नहीं? ऐसा कोई स्पष्टीकरण तो अभी नहीं गया। सुनील जी, आपकी क्या मंशा है इसमें, कि स्पष्टीकरण है इस बारे में कि बैंक में पड़ा पैसा हम इस विंडो में ले सकते हैं? नहीं, अभी जो विंडो आपके पास आई है वो देखिए, हम इसको आईडीएस से कंपेयर ना करें। दिस इज नॉट आईडीएस। कुछ लोग तो आईडीएस 2 कह रहे हैं। नहीं, देखिए हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट आईडीएस। गवर्नमेंट ने सेक्शंस में चेंज किया है। 115 बीबी में चेंज किया, 271 डबल एसी लेके आई, 271 डबल एबी में चेंज किया है। इट इज नॉट एन आईडीएस। प्रधानमंत्री जो ये जो योजना आई है, गरीब कल्याण जो कोष योजना आई है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। 8 नवंबर के बाद में जो आपने कैश जमा करवाया है बैंक में, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब सरकार एक फॉर्म के साथ आएगी। लेकिन जो आपके दर्शक का सवाल है, एक सेकंड, जो डिक्लेरेशन स्कीम आई है उसमें कैश और डिपॉजिट का है, तो उसके अंदर डिपॉजिट भी कवर होता है। डिपॉजिट विद स्पेसिफाइड
एंटिटीज, और एंटिटीज में आरबीआई और बैंक्स भी हैं। तो इनकी समस्या का समाधान हो तो गया। उस आप अगर केस में आप डिपॉजिट जा उसमें सकते हैं। इंक्लूडेड है तो आप इसको उसी स्कीम के अंतर्गत 50% टैक्स दीजिए। गौरव, मैं इसमें आपने वो पूछा था ना 25% जो उसका, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट नाम से स्कीम आई है, 0% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल तक, वो लॉक। सर इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे क्या लोग? ब्लैक पहले ही आप ब्लैक करके रखे हुए, उसके बाद भी आप उस गौरव, जब डिपॉजिट होता है तो लोग उम्मीद रखते हैं ना शायद कुछ ब्याज आएगा इस पे, तो पर ब्याज अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा। ठीक है, मेरे साथ एक दर्शक है कौशल अहमदाबाद से। तो देखिए आपको बहुत अच्छी राय मिल रही है। कौशल जी आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान फॉरेन में काम कर रहा हो और वो वहाँ कुछ कमा के इंडिया में अपने फैमिली के लिए पैसे भेज रहा हो, तो वो जो टैक्स वहाँ पे जो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पैसे वो भिजवा रहा है, क्या वो ब्लैक मनी है? नहीं है। कौन देना चाहेगा जवाब? मल्होत्रा साहब। नहीं जी, अगर आप बाहर कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं और उस पर बाहर टैक्सेस पे कर रहे हैं, और अगर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, तो उस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। और जो भी पैसा आप इंडिया में भेज रहे हैं उसकी ट्रेल आपके पास अवेलेबल है कि वो आपका कमाया हुआ पैसा बाहर है, आपका इंडिया में एज पर द लॉ उसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। और अगर आप ट्रेल से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने बाहर से भेजा, जहाँ नॉर्मल जो भी वहाँ के रूल्स है उस हिसाब से आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये आपकी ब्लैक मनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, टीपी ओसवाल साहब, मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। इससे पहले मेरे साथ कोई कॉलर जुड़े, मैं अपना एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और सवाल ये है कि आपने उस दिन कहा था, इससे पहले जब हमने शो कैसा किया था, तो आपने कहा था कि इतना हैवी टैक्स लगा देने पर शायद ही सरकार टर्न अप होंगे लोग और शायद ही यहाँ सरकार को कोई कामयाबी मिलेगी। सर अब तो क्लियरिटी आ गई है, आपका व्यू इस पर? देखिए इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि कहीं जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। जो 16.4 लाख करोड़ पैसा जो चलन में है 500 और 1000 रुपए के नोटों का, वो नोट कैंसिल करने के बाद लास्ट सैटरडे तक, लास्ट फ्राइडे तक 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो गया है। 4 लाख करोड़ बैंकों के ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, तो 12 लाख करोड़ तो आ गया है। अब बचा हुआ 4 लाख करोड़ है और अभी भी 30 दिन का टाइम है, 32 दिन का टाइम है। तो शायद 4 लाख करोड़ भी आ जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स कहां से मिलेगा जब पैसा बैंक में आ गया और रिजर्व बैंक का डिविडेंड भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट नई नई स्कीमें लाके नई नई योजनाएं लोगों को दिखा रही है और कह रही भाई आप नहीं तो टैक्स भर दो, जितना भी 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख का भी इंक्वायरी करेंगे। अब तो ऐसी भी न्यूज है कि हर डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ने आदमियों ने बैंक में डाला है, उस हर डिपॉजिटर को आपका सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। पर्टिकुलरली ये स्टेप गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है, जनधन अकाउंट में जो 80,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है, 85,000 करोड़ रुपया जो जमा हुआ है ऑल ऑफ सडन 3 दिन में, तो उसके कारण गवर्नमेंट ने ये इमीडिएटली स्टेप लिया है। तो अब जो भी 40,000 या 50,000 और लाख रुपया जनधन अकाउंट में भी गया है, उसकी भी इंक्वायरी होगी कि आपका अनएक्सप्लेन है। सर जनधन अकाउंट आपका एक्सप्लेन कैसे है बताइए। उस पर भी सरकार ने और ये डिफिकल्टी हर आम आदमी को आने वाली है, क्योंकि इतना छोटा सा पैसा उसने जमा किया है तो उसका कोई एक्सप्लेन है, उसका कोई वो विगत तो रखता नहीं है। बिल्कुल। जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा तो बोलेगा आप स्कीम में भर दीजिए टैक्स। ठीक है सर, मेरे साथ एक दर्शक हैं झारखंड के गिरिडीह से सुरेश। सुरेश जी पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी आप तक मेरा सवाल, मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क इनसे कट गया। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या लोग आएंगे, तो टीपी ओसवाल साहब तो इसमें थोड़ा सा उनको आशा कम है, लेकिन मैं एक व्यू आपसे लेना चाहूंगा। शरद कुरी साहब आपको क्या लगता है? देखिए, जब 30 दिसंबर गौरव निकल जाएगी और जब ये जो हजार के जो नोट हैं और 500 के नोट हैं और दिन नजदीक आएंगे, लोगों ने बाय द वे अपनी विंटर वेकेशंस कैंसिल कर दी हैं कुछ लोगों ने, तो वो ये सोचेंगे कि भाई अब इसका क्या करना है। तो 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे गौरव, या तो इनको उस टाइम सर्दी बहुत होगी, इनको जला के आग सेकिए, नहीं तो सरकार ने ये जो खिड़की खोल दी है, कम से कम इसका फायदा तो उठा लीजिए। 50% तो रह जाता है, 4 साल बाद 75% रह जाता है, तो ये बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्कीम बुरी नहीं है। ठीक है। जिन लोगों का पैसा बिल्कुल जाया जाने वाला है उनके लिए बहुत अच्छी है। मेरे साथ एक दर्शक भानगढ़ से प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए सवाल प्रदीप जी। हाँ, हमारा पास मैंने हमारा पिताजी गुजरने का पहले कुछ पैसा दे गया था। हेलो बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, हमारी माँ गुजरने के बाद उसका जो
बैंक बैलेंस था, उससे हमको कुछ पैसा मिला। ये सब पैसा हम सब कुछ एफडी में लगाए हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कुछ शेयर बाजार में लगाए हैं। बस इस पर भी कोई टैक्स लगेगा? मल्होत्रा साहब जवाब देना चाहेंगे इनको? नहीं, अगर इनका पैसा इनके फादर के बैंक अकाउंट से आया है और उनका अगर प्रॉपर रिसोर्स डिफाइंड हैं और वो पैसे इनको मिला उनकी डेथ के बाद, और उसके बाद अगर उन्होंने इसकी एफडी ली है, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आई प्रिज्यूम कि अगर फादर के पास था जो पैसा, वो उनके डिक्लेयर्ड मनी और उनकी एक्सप्लेन्ड और उसकी पूरी सोर्सेज होंगी। अगर उस बेसिस पे था और वो ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, तो कोई इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एक दर्शक है अमेरिका से, उन्होंने व्हाट्सएप किया हमें। वो कह रहे हैं कि वो एक एनआरआई है और उन्होंने अपना एक सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। वो बेसिकली पुणे से कनेक्टेड है। वो कह रहे हैं मैं अपने पेरेंट्स को 9.5 लाख रुपए हर महीने भेजता हूं और इस पर क्या टैक्स लगेगा? हालांकि अमेरिका के नियमों के मुताबिक ये रकम टैक्स फ्री होती है। टीपी ओसवाल साहब, इसका रिप्लाई आप करना चाहेंगे? कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरेन से अपने बच्चे ने अपने पेरेंट को पैसा भेजा है। पहली बात तो फॉरेन से भेजा है और बच्चे ने अपने पेरेंट को भेजा है, तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं वैसे। और फॉरेन में उसका सोर्स एक्सप्लेन्ड है। उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में दूसरे गवर्नमेंट को लिखती है कि भाई ये आदमी के पास सोर्स एक्सप्लेनेबल है या नहीं है, दिखाइए। वो तो इनके कहने से साफ जाहिर होता है कि वो तो टैक्स भर के पैसा भेज रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी कीमती सलाह देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी अगर कॉल नहीं लगी लेकिन आपके सवाल आपके मन में थे, उनका जवाब आपको दूसरे लोगों के सवालों के जरिए मिल गया होगा। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम हम फिर लाते रहेंगे आपके लिए और आपको जरूर जागरूक करते रहेंगे कि मौजूदा हालात में आप क्या करें। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।